Hello and welcome biology. Today we will start the next session of biotechnology. And in the earlier lecture, we have already discussed the basic introduction of biotechnology and tools of recombinant DNA technology that we will continue today. In earlier lecture, we have discussed about the enzymes, and the three enzymes we have already completed in the previous class. That is the lysozymes and nucleases. And in nucleases, we have studied the restriction endonuclease, exonuclease, how they cut the sites, and what are the benefits or advantages of the use of that particular enzymes. So today we will continue the enzymes, and the next enzyme that is commonly used and that is necessarily used in the recombinant DNA technology. That enzyme is now the number of enzyme is third, and that enzyme is ligases, group of enzymes. And these enzymes in biotechnology or in genetic engineering or in the world of genetics, these enzyme considered as the molecular glue. क्या बोला जाता है इसको? molecular glue. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था restriction endonuclease, and these enzyme endonucleases are considered or nucleases are considered as the molecular scissor. उनको molecular scissor बोला जाता है, जहां से हमको हमारा डीएनए सेगमेंट, डिजायर डीएनए सेगमेंट कट करना होता है, वो बराबर उसी साइड पर को जाके कैटेलाइज करता है और वो डीएनए सेगमेंट हमको अवेलेबल करवाता है. दैट्स व्हाई दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर. और जो डीएनए सेगमेंट हमने कट कर लिए हैं, चाहे वो हमारा वेक्टर डीएनए हो, चाहे वो हमारा डिजायर डीएनए हो, जब हम उनको होस्ट सेल में भेजते हैं तो कैरी करने के लिए हमको वेक्टर डीएनए लगता है. तो जो भी हमारा डिजायर डीएनए सेगमेंट है वो हमारे वेक्टर डीएनए सेगमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो उसको कैरी करके ले जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ये अपना वेक्टर डीएनए जो है वो काटा है. वेक्टर डीएनए के जो है वो 5'3'5'3' ओपन एंड जो है दैट स्टिकी एंड्स आर अवेलेबल, और हमने हमारे डिजायर डीएनए सेगमेंट को भी ऐसे ही स्टिकी एंड के साथ काटा है. तो अब हम क्या करते हैं, वो जो हमारा डिजायर डीएनए सेगमेंट है वो इसके कांटेक्ट में लाते हैं. क्लियर? जब आप इसके कांटेक्ट में इसको लाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके जो 3'5' एंड है, उनका जो निक है, उनका जो टर्मिनल पोर्शन है, वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होना चाहिए. और डीएनए, जब दो डीएनए जोड़े जाते हैं तो डेफिनेटली 5'3' उनके अपोजिट एंड स्टिकी एंड्स पास में आते हैं, तो बिना किसी कैटालाइटिक एक्टिविटी के भी वो आपस में जुड़ सकते हैं. उनमें एफिनिटी है, उनमें अट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो स्टिकी एंड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, नो डाउट. लेकिन जब वो कनेक्ट हो गए और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड्स आर जनरली वीक बॉन्ड. उनका स्टेबिलिटी जो रहेगा वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा. इसलिए जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड फॉलो करते हैं तो हम एंजाइम यूज करते हैं लाइगेज टू कनेक्ट दीज टू डीएनए प्रॉपरली, टू सील द गैप्स बिटवीन टू दीज डीएनए. इन दोनों डीएनए के बीच के जो गैप्स है, इनकी जो निक्स है, उसको सील करने के लिए. इसके अलावा जो हमारे OH और P है दोनों डीएनए के, उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए. इसके अलावा जो हमारी बैकबोन है डीएनए की, दोनों डीएनए की जो बैकबोन है, जिस जगह पर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, वो दोनों डीएनए की बैकबोन को प्रॉपरली, वहां के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को प्रॉपरली सील करने के लिए हमको जरूरत होती है एंजाइम लाइगेज की. आप स्टिकी एंड से जब इसको जोड़ेंगे तो ये अपने आप जुड़ जाएगा, लेकिन उसका जुड़ना जो रहेगा वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, उतना स्ट्रेंथफुल नहीं रहेगा, जितना आप कैटालाइटिक एक्टिविटी करके उन दोनों डीएनए सेगमेंट को 5'3' जो उनके ओपन एंड है, उनके निक से उनको सील कर पाएंगे बाय द यूज ऑफ ligase enzyme. So ligase enzyme is considered as the molecular glue because these enzymes seal the gaps or seal the nicks of both DNA, desired DNA and the vector DNA. The vector DNA carry our desired DNA segment into the host cell, so that connection is very necessary for the further replication inside the host cell. Okay, so ligase enzyme is the next most important enzyme that is commonly used in the recombinant DNA technology. Now the next enzyme that is very important enzyme in the recombinant DNA technology, that enzyme is called alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase. थोड़ा बहुत नाम से हमको एंजाइम समझ में आते हैं, उनका मीनिंग हमको समझ में आता है. अल्केलाइन
फॉस्फेटेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट हमको होता है फॉर द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को हमको 5' टर्मिनल से रिमूव करना है। तो रिमूव करने का रिक्वायरमेंट क्यों होता है वो आप समझिए, क्यों हमको ये एंजाइम की जरूरत पड़ती है, 5' एंड हमको क्यों रिमूव करने पड़ते हैं। अब आप एक चीज समझिए, हमने हमारा वेक्टर डीएनए जनरली प्लाज्मिड्स होते हैं या बैक्टीरियल डीएनए होते हैं। आपने अगर इस वेक्टर डीएनए को ओपन करा, इसका 5' 3' मतलब यहाँ पर है P, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है P, यहाँ पर है OH। क्लियर। अब आप अगर आपकी एक्टिविटी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो एक्टिविटीज है, जो प्रैक्टिसेस है, स्टेप्स है, आप जब उसमें लाइगेज एंजाइम को यूज करेंगे, लाइगेज एंजाइम को रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, मेथड में इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये एंड ओपन है, आपने यहाँ पर लाइगेज को इन्वॉल्व किया। जब लाइगेज यहाँ पर आएगा तो लाइगेज का काम ही है कि जो गैप बन गए हैं, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना के उनको सील कर देना, ये काम ही है लाइगेज का। तो अगर आप इसे ऐसा आपका वेक्टर डीएनए है और आपने लाइगेज को इन्वॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, इसका सेल्फ कॉइलिंग हो जाएगा। सेल्फ कॉइलिंग होने की वजह से क्या होगा, इसका पूरा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ये वापस से ऑटो कॉइलिंग शो करेगा ये, जबकि इसको एक्चुअल में अपना जो कॉइलिंग है, जो अपना कॉम्बिनेशन है, वो हमारे डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट के साथ शो करना है, लेकिन वो ऑटो कॉइलिंग शो करेगा। और इस टाइप से उसके जो एंड हमने ओपन करे, स्टिकी एंड, वो ऑटोमेटिकली सील हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम को इन्वॉल्व करने से पहले हम यूज करते हैं अल्केलाइन फॉस्फेटेज। अब अल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, जब आप इसमें अल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज करेंगे, ये जो एंजाइम होता है अल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये जनरली बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, ये जनरली जो है वो कैटल्स के इंटेस्टाइन से ऑब्टेन होता है। तो इनके नाम होते हैं BAP एंड CAP, बैक्टीरियल अल्केलाइन फॉस्फेटेज एंड कोलाई अल्केलाइन फॉस्फेटेज, उनकी इंटेस्टाइनल पार्ट से ऑब्टेन होता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है CAP। तो BAP और CAP जो रहते हैं वो कॉमन अल्केलाइन फॉस्फेटेज होते हैं जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर अल्केलाइन फॉस्फेटेज को इन्वॉल्व कर दिया, तो अल्केलाइन फॉस्फेटेज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा, जो 5' टर्मिनल है, ये 5' टर्मिनल, ये 5' टर्मिनल, तो 5' टर्मिनल के दोनों P जो है 2P यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब ये निकल जाएंगे तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या बचेगा एंड पे, यहाँ पर भी OH बचेगा, यहाँ पर भी OH बचेगा, यहाँ पर भी OH रहेगा, यहाँ पर भी OH रहेगा। ओके, अब यहाँ पर जब OH रहेगा तो जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, जो बॉन्ड बनना चाहिए, वो बॉन्ड लाइगेज की प्रेजेंस में भी फॉर्म नहीं होगा। भले लाइगेज को इन्वॉल्व कर दो, यहाँ पर आपने लिख दिया प्लस लाइगेज, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई भी सेल्फ कॉइलिंग जो है इस टाइप से पॉसिबल नहीं होगी। तो एक 5' एंड जो है उससे फॉस्फेट आयन का रिमूवल करता है अल्केलाइन फॉस्फेटेज, एंड ड्यू टू विच द सेल्फ कॉइलिंग ऑफ वेक्टर डीएनए कैन बी प्रिवेंटेड। फिर वो सेल्फ कॉइल नहीं होगा और जो स्टिकी एंड्स है, जो एक्चुअल में हमको आगे का जो काम करवाना है, वो आपको अवेलेबल रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अगली स्टेप में आप अपना डिजायर डीएनए सेगमेंट जो है वो अपने 5' 3' 5' टर्मिनल के साथ यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये जो लाइगेज है, ये इनके बीच में बॉन्ड बना के आपको एक कंप्लीट डीएनए बनाकर देगा, जिसमें आधा पार्ट जो है ये आपका डिजायर डीएनए रहेगा, डिजायर डीएनए सेगमेंट, और ये पार्ट जो रहेगा वो आपका वेक्टर डीएनए सेगमेंट रहेगा। दीज पार्ट्स वेर सील्ड बाय द that nick open nucleotide sequences and phosphodiester linkage, hydrogen bond, everything catalyzed by the enzyme ligase. So the main function of alkaline phosphatase in these technology to prevent the self coiling or auto coiling of vector DNA before the formation of recombinant DNA. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने से पहले वो खुद ही कॉइल होकर अपना सर्कुलर स्ट्रक्चर वापस से अचीव नहीं कर ले, इसको रोकने के लिए हमको अल्केलाइन फॉस्फेट की जरूरत होती है, फॉस्फेटेज की। और अल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, वो 5' टर्मिनल से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से उनमें जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनने के चांसेस रहते हैं वो चांसेस निग्लिजिबल हो जाते हैं, नहीं के बराबर हो जाते हैं, एंड देन द सेल्फ कॉइलिंग कैन बी प्रिवेंटेड। So two enzymes are there, ligase and alkaline phosphatase. Now next enzyme that is commonly used, आप याद रखिए ये जो enzymes होते हैं ये जनरली जो हमारे
इंडिविजुअल्स होते हैं, बैक्टीरिया, BAP नाम दिया हमने, और जो हमारे काफ्स होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, उनके इंटेस्टाइन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, काल्फ इंटेस्टाइन, CALF, काफ इंटेस्टाइन। ओके, तो उनकी इंटेस्टाइन से इसको ऑब्टेन करते हैं ये बैक्टीरिया को, इसलिए इसको बोला जाता है CAP, काफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज, BAP बैक्टीरियल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके, लाइगेज के लिए मैंने आपको बताया ये मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। सबसे पहला लाइगेज एंजाइम जो है वो था T4 लाइगेज एंजाइम, T4 लाइगेज एंजाइम, और ये एंजाइम को T4 बैक्टीरियोफेज से, T4 बैक्टीरियोफेज, फेज बैक्टीरिया बोल दो आप इसको, T4 फेज बैक्टीरिया से सबसे पहले इसको ऑब्टेन किया था, सेपरेट किया था, आइसोलेट किया था हरगोबिंद खुराना ने। क्लियर? तो पहला डिस्कवर्ड लाइगेज जो है वो T4 लाइगेज है। दैट लाइगेज वाज ऑब्टेन्ड बाय द T4 फेज बैक्टीरिया and isolated by the discovered by the Hargobind Khurana. Clear? Now next enzyme that is very necessary and compulsorily required in the recombinant DNA technology, that enzyme groups are called synthetase. क्या बोला जाता है वो enzyme group को? That enzyme groups are called synthetase. Next category of enzyme, and these enzymes are the last category of enzyme that is used in recombinant DNA technology. So next category that is the synthetase. Synthetase. Okay, नाम से समझ में आ रहा है आपको कि ये जो synthetase होता है that is generally used for the synthesis. अब एक्चुअली हमको सिंथेसिस किसका करना है? हमको सिंथेसिस करना है हमारे रिक्वायर्ड डीएनए सेगमेंट का, हमारे डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट का। तो हम डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट जो है वो कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं इन विट्रो, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम एंजाइम जो कॉमनली यूज करते हैं, दैट एंजाइम्स आर डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आपको डीएनए ही बनाना है, आरएनए बनाना रहता तो फिर आप आरएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। So commonly used enzyme for synthesis of desired DNA segment, that is DNA polymerase. 3 DNA polymerase are there, that is generally used in the technology. DNA polymerase first, DNA polymerase second, and DNA polymerase third. And this third polymerase is considered as the most active polymerase. So commonly used, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा यूज होता है that is DNA polymerase third. Okay, now टू टाइप ऑफ सिंथेसिस आर देयर। हम डीएनए कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? तो एक डीएनए सिंथेसिस हम करते हैं, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए में हमारा 3' to 5' एंड है, 5' to 3' एंड है। दिस 3' to 5' एंड इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है और ये हमारी कोडिंग स्ट्रैंड होती है। क्लियर? तो जनरली जब भी हम डीएनए सिंथेसाइज करते हैं तो हम डीएनए, नया डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर हमारा नया जो डीएनए सिंथेसाइज होगा, दैट डीएनए इज कॉल्ड cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। मतलब हमारा जो ओरिजिनल डीएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है हम हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर सिंथेसाइज करेंगे। दिस एक्टिविटी व्हेन वी सिंथेसाइज द डीएनए ऑन द डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट पर ही जब हमारे डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, at that time we require enzyme DNA polymerase. Okay, but sometime we synthesize, मान लीजिए आपको किसी इंडिविजुअल में डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट जो है वो डीएनए के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, आपको वो जो है वो आरएनए के फॉर्म में अवेलेबल है, तो फिर आप आरएनए टेम्पलेट पर भी अपना डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट फॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों बोलते हैं ये समझिए। हमारा जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो बोलता है कि सेंट्रल डोग्मा मींस दैट इज रिलेटेड विद द जेनेटिक एक्सप्रेशन इन द इंडिविजुअल प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, एंड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा डीएनए जो है वो अपना जेनेटिक एक्सप्रेशन देने के लिए एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए। क्लियर? मैसेंजर आरएनए के अलावा वो टीआरएनए भी बनाता है, वो आरआरएनए भी बनाता है, ऑल दैट इज रिलेटेड विद द genetic expression in the organism, phenotypic expression in the organism. So DNA form mRNA and mRNA form protein. Clear? So when DNA form mRNA or these RNA, the process is called transcription. क्या बोला जाता है उसको? Transcription. Formation of RNA on DNA template. Transcription.
लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि आप चाह रहे हैं कि आरएनए से आप डीएनए बनाएं, मींस आपके पास जो सेगमेंट अवेलेबल है, जो डिजायर्ड मटेरियल आपके पास अवेलेबल है जिससे आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वो एक्चुअल में डीएनए के फॉर्म में नहीं है, वो आरएनए के फॉर्म में है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आरएनए से डीएनए बनाएंगे। क्लियर? When you synthesize DNA on RNA template पर जब आप DNA synthesize करते हैं, that process, that event is called, ये था ट्रांसक्रिप्शन, तो वो इवेंट को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का बिल्कुल उल्टा। क्लियर? That is called reverse transcription. That process is called reverse transcription, and that event is commonly occurs in the specific group of viruses, and that viruses are called retroviruses. उनको retroviruses बोला जाता है। तो स्पेसिफिक कैटेगरी के वायरस होते हैं, और जब ये प्रोसेस होती है तो एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में हम आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। सो two enzymes we required as a synthetase in the recombinant DNA technology. One, when we synthesize DNA on DNA template, that is in form of complementary DNA when we formed, we use the enzyme first, second and third DNA polymerase, and commonly used DNA polymerase third. And these enzymes are also isolated from the bacteria. And when we synthesize the DNA segment, हमारे पास DNA अवेलेबल नहीं है तो हम DNA फॉर्म करते हैं। तो जब हम आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, so all these are the enzyme that is commonly used in the recombinant DNA technology. Different enzymes and their role we have discussed. So first tool of recombinant DNA technology we have completed, that is the different enzyme used in the different purposes in recombinant DNA technology. जो अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हमने एंजाइम कंप्लीट कर लिया। एंजाइम के साथ आपका एक वर्क जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कंप्लीट हुआ कि हमने हमारा जो डिजायर डीएनए सेगमेंट है, पहले हमने उसको आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो भी कवर थे उसको डिसॉल्व किया, हिस्टोन प्रोटीन को डिसॉल्व किया, फिर हमारा डीएनए ओपन करा। ओपन करने के बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से जो भी हमारे रेस्ट्रिक्टेड सीक्वेंस है हमने उसको काट कर निकाल लिया। ऐसे ही हमने हमारा डिजायर डीएनए सेगमेंट वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड के फॉर्म में बैक्टीरियल सेल से ऑब्टेन कर लिया, कटिंग वैसे ही करी सेम। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हमने दोनों डीएनए सेगमेंट आइसोलेट कर लिए, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए जिससे हम हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, या फिर हमारा वेक्टर डीएनए है। अब आप एक चीज सोचिए, आपने ये जो भी प्रोसेस करा है ये एक मीडियम में जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, एंड हाउ वी आइसोलेट द डीएनए सेगमेंट वो मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दैट इज रिलेटेड विद द स्पेसिफिक प्रैक्टिकल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चिल्ड अल्कोहल की हेल्प से हम डीएनए सेगमेंट जो है वो आइसोलेट करते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। आइसोलेट आपने कर लिया, लेकिन वो मीडियम में डीएनए जो है वो अवेलेबल है, वो डीएनए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप वो डीएनए को अपने व्यू में, अपने माइक्रोस्कोप में या अपने किसी भी फील्ड के फॉर्म में आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो अगला स्टेज जो रहता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, दैट इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, एंड इन दिस मेथड वी मेक द डीएनए विजिबल। हम डीएनए को विजिबल बना देते हैं, एंड देन वी आर एबल टू ऑब्जर्व दैट सेगमेंट जो हमारा बहुत मतलब का है, हमारे बहुत काम का सेगमेंट है, फिर हम उसको प्रॉपर्ली देख पाते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट बाय द मेथड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो नेक्स्ट मेथड is the next step or next tool that we used in the recombinant DNA technology related with the separation of DNA fragments in a specific form. To cut the DNA fragments in a specific form, we use gel electrophoresis. Okay, gel electrophoresis is related with the gel and current, इसलिए उसका नाम ही है gel electrophoresis. Electrophoresis का मतलब होता है by the use of current the ionic compound can be dissociated and the ions according to their nature moves in the medium. इलेक्ट्रॉन की हेल्प से या फिर करंट की हेल्प से हम जो भी आयनिक कंपाउंड है उसको आयोनाइज्ड करते हैं, और उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका में जो भी प्रेजेंट है आयन, उसको हम पर्टिकुलर जो हमारे कैथोड्स और एनोड्स रहते हैं उस पर हम मूव करवाते हैं इन द मीडियम। मीडियम में हम उनको आयनाइज करके उनका मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और हम ये जो करते हैं ये मेथड जो है वो जेल में परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। क्लियर? एंड दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द मीडियम। ओके, तो इसके लिए हमको जो जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें हमको लगने वाली है, वो मेन मैटर करता है। क्लियर? इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक मेटल प्लेट। क्लियर? ये मेटल प्लेट जो रहता है इसमें हम यूज करते हैं, जो बेस हम तैयार करते हैं वो बेस जो है हम थोड़ा सॉलिड मीडियम का तैयार करते हैं, और वो सेमी सॉलिड मीडियम जो है वो हम जेल से तैयार करते हैं। एंड दिस जेल is made up by the specific aquatic weed agar agar, that's why this gel is called agarose gel। क्या बोला जाता है इसको? अग्रोज जेल। ये जेल को यूज करने का पर्पस ये रहता है, पहला तो ये कि हमारा जो पार्टिकल्स है, जो हमारे पार्टिकल्स आयोनाइज्ड हो गए मीडियम में, उनको मूवमेंट करने के लिए मीडियम मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये रहती है कि ये जो रहता है वो नॉन रिएक्टिव नेचर का रहता है, तो अगर हमारा डीएनए बोलो या कोई भी केमिकल जिसको हम इसमें मूव करवा रहे हैं वो उससे केमिकली रिएक्शन शो नहीं करता है, ये थोड़ा इनएक्टिव नेचर का होता है, नॉन केमिकल नेचर का होता है, तो ये किसी से भी कोई भी एफिनिटी या बाइंडिंग शो नहीं करता है, तो हमारे डीएनए पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। इसके अलावा जो मीडियम है उसका एसिडिक पीएच जो है, बेसिक पीएच बैलेंस करने के लिए हम ये जेल के साथ जो है वो डाल देते हैं मीडियम, एंड दैट मीडियम इज रिलेटेड विद द बफर, हमने उसको यूज कर दिया बफर। ओके, सो ये हमारा अग्रोज जेल है, हमने इसके टर्मिनल्स बना दिए। टर्मिनल्स हमने कैसे बनाया, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो भी मेटल हमारा कंटेनर है उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसके टर्मिनल्स बना दिए। फर्स्ट वन इज द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज द कैथोड, एंड सेकंड वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज द एनोड। ओके, अब हमने क्या किया, जो हमारा डीएनए सेगमेंट है वो डीएनए सेगमेंट हमने कटिंग करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हमने वो प्रॉपर डीएनए सेगमेंट कट किया। कट करने के बाद हमने उसको आइसोलेट किया। अब आइसोलेट करने के बाद जो वो मीडियम में अवेलेबल है, उस मीडियम का थोड़ा सा जो हिस्सा है, वो पार्ट जो है, हमने क्या किया, यहाँ से अग्रोज जेल का एक ब्लॉक जो है वो निकाल लिया, थोड़ा सा एक पीस जैसा निकाल लिया, और यहाँ पर हमने तैयार कर लिया एक छोटा सा वेल। क्लियर? ये वेल तैयार करने का पर्पस ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ जेल में ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर हम हमारा डीएनए मटेरियल डाल पाए, ताकि वो मटेरियल प्रॉपर्ली मूव करके हमारे डीएनए सेगमेंट उससे आइसोलेट हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए हमने निकाला है सेगमेंट, वो डीएनए सेगमेंट जो है, डीएनए पूरा सेगमेंट नहीं निकाल पाते हम, जितना डीएनए हमने निकाला है वो डीएनए को हम ये इसके अंदर डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारा करंट जो है वो देना स्टार्ट करते हैं। जब आप करंट देना स्टार्ट करेंगे तो उसके टर्मिनल्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। क्लियर? और करंट की वजह से आपका जो डीएनए है वो आयोनाइज होना स्टार्ट होता है। मेन ये रहता है कि डीएनए में प्लस और माइनस, स्पेशली डीएनए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर्ड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ निगेटिव फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन की प्रेजेंस के कारण हमारा डीएनए जो रहता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब जैसे ही उसको करंट मिलने लगता है, हमारा जो डीएनए है वो आयोनाइज्ड होता है, एंड इट शो द मूवमेंट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये जेल में मूव करना स्टार्ट करता है। क्यों मूव करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि वो खुद निगेटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली उसका मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, एंड दैट मूवमेंट इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल छोटे साइज के रहते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स छोटे साइज के रहेंगे, डेफिनेटली वो थोड़ा जल्दी सेपरेट होंगे, और जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, वो थोड़ा बाद में सेपरेट होंगे। लाइक दैट through this well, on the basis of size, the DNA fragments moves towards the positive terminal, and on the basis of their size, on the basis of their molecular size, on the basis of their density, they differentiate, they separate in the agarose gel, और agarose gel के जो blocks होते हैं उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर? अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे डीएनए सेगमेंट जो है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ये वेल से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, और साइज के अकॉर्डिंग वो वहां पर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं बाय द अग्रोज जेल। क्लियर? अब हमारे डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट तो हो गए, लेकिन आप इसको देख नहीं पा रहे क्योंकि वो जेल के अंदर ट्रैप है, वो आपके लिए विजुअलाइज्ड नहीं है।
तो कॉमनली जब डीएनए डाला जाता है तो डीएनए को अगर विजुअलाइज बनाना है तो स्टार्टिंग में ही हम इनमें रेडियो एक्टिव प्रोब्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, P32 जो है वो कॉमनली ऐड होता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम इनको विजुअलाइज्ड कैसे करें, हम इसको विजिबल कैसे बनाएं। तो विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी अग्रोस जेल रहती है उसमें हम एक स्टेन यूज करते हैं आफ्टर द सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, एंड दैट स्टेन इज कॉल्ड, स्टेन समझता है आपको कलर देने के लिए बायोलॉजी में सेल्स को या टिश्यू को या जो भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स है, उनको कलर देने के लिए जो स्पेसिफिक केमिकल्स, कलरफुल केमिकल्स यूज होते हैं उनको स्टेन बोला जाता है। और यहाँ पर जो स्टेन हम यूज करते हैं दैट स्टेन इज ETBr, दैट इज कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड, ओके। एंड देन दिस इथिडियम ब्रोमाइड इज कनेक्टेड विद द जेल, वो जेल से जो है वो कनेक्ट हो जाती है, एंड दैट स्टेन is taken by the DNA segment। वो DNA segment जो है उसके चारों तरफ ये स्टेन जो है वो उसको डीएनए उसको कैच कर लेता है, डीएनए उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, डीएनए के सेगमेंट कलरफुल हो जाते हैं, एंड दैट डीएनए सेगमेंट नाउ विजुअलाइज्ड इजीली विजिबल इन द अग्रोस जेल सेगमेंट्स। जो अग्रोस जेल के फ्रैगमेंट्स है या जो उसके ब्लॉक्स है उसमें आपको आपका डीएनए जो रहता है वो विजुअलाइज्ड हो जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस डीएनए सेगमेंट, द सेपरेटेड डीएनए सेगमेंट in the agarose gel by the staining, the method is called elution। क्या बोला जाता है इसको? Elution, ELUTION, okay। So by this elution method now the separated DNA segments easily visible in the agarose gel blocks, and with the help of स्पेसिफिक नाइट्रोसेलुलोज शीट को यूज करके या फिर वो ब्लॉक्स को आइसोलेट करके कोई अदर प्रोसेसिंग मेथड यूज करके हम हमारे डिजायर डीएनए सेगमेंट को ऑब्टेन कर लेते हैं फ्रॉम दीज अग्रोस जेल ब्लॉक्स। जितने भी सेगमेंट हमारे डिजायर यहाँ पर सेपरेट हुए हैं उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। ये जेल के जो ब्लॉक्स बन गए ये ब्लॉक्स हम निकाल लेते हैं, क्योंकि कलरफुल ब्लॉक हमको अलग से दिखते हैं, उसको निकाल लेते हैं और केमिकल प्रोसेसिंग करके हम वो हमारा डीएनए सेगमेंट जो है वो स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट स्पेसिफिक विजिबल फॉर्म में हम आइसोलेट कर लेते हैं बाय दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, ओके। सो in the recombinant DNA technology the enzymes were completed, and the next step of recombinant DNA technology in which we separate the DNA segment by gel electrophoresis can be completed. So in next we will discuss the different vectors and how we amplified these DNA segments। जो हमको बहुत छोटे अमाउंट में मिला है उसको हम मल्टीपल कॉपीज में कैसे चेंज करेंगे और इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को होस्ट सेल में हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट वी विल डिस्कस in the next session, okay।